नमस्कार बच्चों। बीए भाग तृतीय हिंदी साहित्य की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैंने आपको इससे पूर्व वीडियो में भारतेंदु काल के बारे में बताया था, क्योंकि हम आधुनिक काल को पढ़ रहे हैं। आधुनिक काल में भारतेंदु के बाद द्विवेदी युग आता है और इस द्विवेदी युग को 1900 से 1920वीं ईस्वी तक माना गया है। यानी 1900 से 1920 तक का जो समय है उसको जो है द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। और ये द्विवेदी युग जो है मूल रूप से जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं उनके नाम पर रखा गया है। यह आधुनिक कविता के उत्थान विकास का काल है। सन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो सरस्वती पत्रिका है के संपादक बने थे और द्विवेदी जी से पूर्व जो कविता की भाषा ब्रज भाषा बनी हुई थी, लेकिन उन्होंने जो सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन किया उसमें एक नवीन और बिल्कुल जो है तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप एक भाषा को परिमार्जित किया जो खड़ी बोली कहलाई। इन्होंने जो है नवीनता से प्राचीनता का आवरण हटाया, जाति हित की अपेक्षा देश हित को महत्व दिया, हिंदू होते हुए भी भारतीय कहलाने की गौरवमयी भावना को जागृत किया, अतीत के गौरव को ध्यान में रखते हुए भी वर्तमान को न भूलने की प्रेरणा दी, खड़ी बोली को शुद्ध व्याकरण सम्मत और व्यवस्थित बनाकर साहित्य के सिंहासन में बैठने योग्य बनाया। अब खड़ी बोली ब्रजभाषा जो पहले साम्राज्ञी बनी हुई थी उसकी जगह खड़ी बोली को स्थापित किया। ये कार्य द्विवेदी जी के महान व्यक्तित्व से ही संपन्न हुआ है। द्विवेदी युग 20वीं सदी के पहले 2 दशकों का युग है। इन 2 जो कालखंड हैं उसमें हिंदी कविता को श्रृंगारिकता, राष्ट्रीयता, जड़ता से प्रगति और रूढ़ि से स्वच्छंदता के द्वार पर लाके खड़ा किया। इस कालखंड के पथ प्रदर्शक, विचारक और सर्वस्वीकृत साहित्य नेता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से इसका नामकरण किया गया है। ये सर्वथा उचित है, क्योंकि हिंदी के कवियों और लेखकों की एक पीढ़ी का निर्माण करने, हिंदी के कोश निर्माण की पहल करने, हिंदी व्याकरण को स्थिर करने और खड़ी बोली का परिष्कार करने और उसे पद्य की भाषा बनाने आदि का जो श्रेय बहुत हद तक महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है। इसलिए इस द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। द्विवेदी युग में अधिकांश कवियों ने द्विवेदी जी के दिशा निर्देशों के अनुशासन में काव्य रचना की, किंतु कुछ कवि ऐसे भी थे जो उनके अनुशासन में नहीं थे और काव्य सृजन कर रहे थे। इस तरह से इस युग के कवियों को 2 भागों में विभक्त किया गया। पहले जो द्विवेदी मंडल में थे, दूसरे जो द्विवेदी मंडल के बाहर रहकर काव्य सृजन कर रहे थे। द्विवेदी मंडल के कवियों की काव्य धारा को अनुशासन की धारा तथा द्विवेदी मंडल के जो बाहर के कवि हैं उनको जो है स्वच्छंद काव्य धारा के नाम से जाना गया। द्विवेदी मंडल के कवियों में मुख्य रूप से मैत्री शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, सियाराम शरण गुप्त, नाथुराम शर्मा शंकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं। द्विवेदी मंडल के बाहर में जो स्वच्छंद धारा के नाम से जाना गया था इनको,
इनमें श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, रामनरेश त्रिपाठी आदि प्रमुख हैं। द्विवेदी युग की विशेषताएं क्या हैं, इसमें क्या प्रवृत्तियां रही है, क्या मुख्य विचार रहे हैं। तो पहला जो है वो है जागरण सुधार। इसमें राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार, सामाजिक चेतना, मानवतावाद आदि सम्मिलित किया गया है। सौद्देश्यता, किसी न किसी रचना का कोई न कोई उद्देश्य होता है, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो सृजन है, जो काव्य रचना है, उसका उद्देश्य निश्चित किया कि आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए। आदर्शपरक, नीति नैतिकता से परिपूर्ण होना चाहिए। साथ ही आधुनिकता की प्रवृत्ति भी इसमें हुई। आधुनिक वह है जो अपने समय सापेक्ष के अनुसार चल सके, अपने समय को ध्यान में रख करके चल सके, समय के अनुसार जो है रचना करे, कालखंड के अनुसार, कालखंड की मांग के अनुसार रचना करे, वो आधुनिक कहलाता है। समस्या पूर्ति, प्रकृति चित्रण, विषय विस्तार हुआ, इतिवृत्तात्मक, विवरणात्मक और उपदेशात्मक काव्य रूप, प्रबंध काव्य, खंड काव्य और मुक्तक काव्य तीनों पर जोर दिया गया। गद्य और पद्य दोनों की भाषा में खड़ी बोली को मान्यता दी गई और इसको बोधगम्य भाषा माना गया। रामनरेश त्रिपाठी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीयता की एक संकल्पना विकसित की। उनकी राय में राष्ट्रीयता को 3 खतरे हैं। पहला, विदेशी शासन जो पराधीन करना चाहता है। एक तंत्रीय शासन, तानाशाही शासन, विदेशी आक्रमण। इन 3 विषयों को लेकर त्रिपाठी ने काव्यत्रयी की रचना की, मिलन, पथिक और स्वप्न। मैत्री शरण गुप्त ने 2 नारी प्रधान काव्य रचे जो उपेक्षित नारी पात्र हैं इतिहास में। वो साकेत में साकेत में उर्मिला और यशोधरा में यशोधरा, बुद्ध की पत्नी। द्विवेदी युग के आरंभ में खड़ी बोली अनगढ़ थी, शुष्क थी, अस्थिर थी, उसका कोई स्वरूप निर्धारित नहीं था। किंतु स्नेह स्नेह इसका जो स्वरूप है वो निश्चित होने लगा, सुगढ़ होने लगी, मधुर बनती गई। खड़ी बोली के स्वरूप निर्धारण और विकास का श्रेय द्विवेदी जी को ही जाता है। मैत्री शरण गुप्त इस युग के सर्वाधा प्रसिद्ध कवि रहे हैं। इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग 1909 में प्रकाशित होती है और इनकी ख्याति का जो मूल आधार है वो भारत भारती है, जो स्वतंत्र संग्राम में हर व्यक्ति के कंठ में व्याप्त थी। ये तभी से राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए हैं। ये प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। रामचरितमानस के बाद हिंदी में राम काव्य का दूसरा जो प्रसिद्ध उदाहरण है वो मैत्री शरण गुप्त कृत साकेती है। इस काल के जो प्रमुख कवि हैं, सर्वश्री मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, सत्यनारायण कविरत्न, मुकुटधर पांडे, रामचरित उपाध्याय, लोचन प्रसाद पांडे, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, नाथुराम शर्मा शंकर, गोपाल शरण सिंह, सियाराम शरण गुप्त, ये मैत्री शरण गुप्त के छोटे भाई हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर और रूपनारायण पांडे। इन कवियों की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं जो आपको मैं संक्षेप में बता देता हूं। मैत्री शरण गुप्त की रचनाएं बहुत परिमाण में मिलती है। इनका जो कार्यकाल है वो 1886 से 1965 तक रहा है। रंग में भंग, यशोधरा, साकेत, पंचवटी, द्वापर, जयद्रथ वध, भारत जय भारत, गुरुकुल, शकुंतला, चंद्रहास, भारत भारती, ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की जो रचनाएं हैं वो प्रिय प्रवास है, वैदेही वनवास है, चौखे चौपदे हैं, चुपते चौपदे हैं, परिजात है, काव्य उपवन है, प्रेम प्रपंच है, पद्य प्रसून है। श्रीधर पाठक हुए हैं 1859 से 1928 तक इनका काल रहा है। एकांतवासी, योगी, उजड़ा ग्राम और श्रांत पथिक, इनकी ये 3 मुख्य रचनाएं हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी काव्य मंजूषा, कविता कलम और सुमन, ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। रामचरित उपाध्याय
राष्ट्र भारती, देवदूत, भारत भक्ति, मेघदूत, सत्य हरिश्चंद्र, रामचरित और चिंतामणि प्रबंध काव्य है। रामनरेश त्रिपाठी, पथिक, स्वप्न, मिलन और मानसी। सियाराम शरण गुप्त, मौर्य विजय, नकुल, अनाथ, आत्मोत्सर्ग, बापू, विषाद, आद्रा, पाथेय, मृणमयी और दैनिकी। लोचन प्रसाद पांडे का जो है एक बहुत बड़ी, बहुत अच्छी किताब निकली और बहुत प्रसिद्ध हुई, वो मेवाड़ प्रेम है। ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। हम इन कवियों की भावनाओं से अवगत कैसे हों, इनमें क्या अथाह ज्वार भरा हुआ है, इनका आभास हमें कैसे लगे, इसलिए इनकी जो कुछ पंक्तियां हैं वो आपको मैं बतला रहा हूं कि क्या सोचते थे, क्या कहना चाहते थे, क्या इनमें गुबार भरा था। तो कुछ वानगी मैंने ली है। मैत्री शरण गुप्त देखिए कहते हैं, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तत्कालीन समस्याओं के बारे में सबको एकजुट होकर के सबको आह्वान किया है कि आओ हम वर्तमान समस्याओं के बारे में विचार करें और उनके समाधान के बारे में ढूंढें। हाँ, वृद्ध भारत वर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। अपने देश प्रेम के लिए प्रख्यात कवि हैं। अपनी जो इतिहास रहा है, पुरातन काल रहा है, वो बड़ा समृद्ध काल ही रहा है, बड़ा स्वर्ण काल रहा है, तो इसको हम कैसे भूल सकते हैं। देशभक्त वीरों, मरने से नेक न डरना, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। ये नाथुराम शर्मा शंकर कह रहे हैं। धरती हिलाकर नींद भगा दे, ब्रजनाद से व्योम जगा दे, देव और कुछ लाग लगा दे। ये स्वदेश संगीत में मैत्री शरण गुप्त ने लिखा है। जिसको नहीं गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं, नर पशु निरा है और मृतक समान है। ये मैत्री शरण गुप्त ने कहा है। यानी जिसको अपनी जाति, अपने राष्ट्र से प्रेम नहीं है, स्वाभिमान नहीं है, वो बिल्कुल पशु तुल्य है और मृतक समान है। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, ये अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। ये रामनरेश त्रिपाठी ने कहा कि पराधीन रहकर, अंग्रेजों के अधीन रह करके कोई भी अपना सुख और दुख व्यक्त नहीं कर सकता, स्वतंत्र नहीं है। अगर ये अपमान संसार में किसी को सहन करने की शक्ति है तो वो पशु ही है। मनुष्य एक चेतनशील प्राणी है, उसको जागना चाहिए, उसको प्रतिकार करना चाहिए। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये मैत्री शरण गुप्त ने कहा है। तत्कालीन नारी जो परिस्थितियां थी, नारी का जो शोषण हो रहा था, उसके ऊपर उन्होंने जो है ये लिखा है। नारी पर नर का कितना अत्याचार है, लगता है विद्रोह मात्र अब उसका प्रतिकार है। ये उनका जवाब भी दे दिया कि कैसे जो है नारी अपने अत्याचारों का मुकाबला करे, ये अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो। साहित्य समाज का दर्पण है, यानी हम जो समाज में गठित होता है वही साहित्य में उभर करके आता है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। और मनोरंजन मात्र जो है कवि का कर्म नहीं होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, यानी वही उपदेशात्मकता। मैत्री शरण गुप्त ने कहा है भारत भारती में, अधिकार खोकर बैठना ये है महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। ये मैत्री शरण गुप्त ने कहा है जयद्रथ वध में कि प्रतिकार करो, अगर न्याय की जरूरत पड़े तो अपने बंधु, अपने भाई को भी दंड दो, ये न्याय है। मैत्री शरण गुप्त की जो प्रतिभा सबसे बड़ी विशेषता है, काल का अनुसरण और काल के अनुसरण की जो क्षमता, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती भावना और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की जो शक्ति है, इस दृष्टि से हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि ये निस्संदेही कहे जा सकते हैं। ये रामचंद्र शुक्ल जो आलोचक रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, जो स्थापनाएं इन्होंने की है, ऐसे बड़े आलोचक ने मैत्री शरण गुप्त के बारे में ऐसा कहा है। तो बच्चों, हम द्विवेदी युग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी साझा कर रहे हैं। आप ऑनलाइन पढ़ते रहिए इस कोविड के समय में, और अपनी समस्याएं आप जो है अवगत कराते रहिए। मैं आपको इसी तरह से अगले जो वीडियो है उसमें जो छायावाद है, इसकी नेक्स्ट जो कड़ी है छायावाद, उसके बारे में मैं आपको जो है बताऊंगा वीडियो बना करके।
यानी ये जो स्टेप हैं, ये भाग हैं, ये आयाम हैं कि आधुनिक काल जो है शुरू होता है 1850 से। तो 1850 से 1900 तक आपको भारतेंदु काल के बारे में बताया। 1900 से लेकर 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी का काल रहा है, तो इसके बारे में बताया। अब आगे 1920 से लेकर के 1936 तक का जो काल है वो छायावाद का रहेगा। तो मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए, सजग रहिए, जागरूक रहिए, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।